गुड मॉर्निंग जनाब, आपको कहते हैं खुशामदीद पब्लिक न्यूज़। और एक नए दिन का आगाज़ और एक नई सुबह का आगाज़ हमेशा पॉजिटिविटी से होना चाहिए, अच्छी बातों से होना चाहिए। और आज की अच्छी बात जो मैंने आपके लिए देखी है और ढूंढी है वो ये है कि कोई आपको तब तक नहीं हरा सकता जब तक आप खुद ना चाहें। इसलिए अपने हौसले बुलंद रखिए एंड कीप द हार्ड वर्क एंड कीप योर स्पिरिट्स हाई, ताकि आप कामयाबी समेट सकें अपने चाहे वो रोज़मर्रा के मामूलात हो या फिर आपके कोई गोल्स हो लाइफ के। और हमारे जो गोल्स हैं पॉलिटिकल, अगर उसका भी थोड़ा सा हम जिक्र कर लें तो जनाब पारा जो है वो बढ़ता जा रहा है, हिद्दत जो है, सियासी हिद्दत जो है वो बढ़ती जा रही है। हालांकि जो बाहर का मौसम है वो थोड़ा अब ठंडा हो रहा है, क्योंकि अब वीकेंड आने वाला है। तो मैं ये तो नहीं कहूँगी कि इस वीकेंड को आप भरपूर एंजॉय करें, क्योंकि बहुत ही एम्बिगिटी वाला ये वीकेंड होने वाला है। इसमें एहतजाज पीटीआई करेगी, नहीं करेगी, और अगर करेगी तो किस तरह होगा। हुकूमती तैयारियाँ वो भी हमारे सामने आ चुकी हैं, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बानी जो हैं इमरान खान साहब, उनकी अहलिया बुशरा बीबी ने एक ऐसा नया पंडोरा बॉक्स खोला है जिससे मुझे बहसियत एक सहाफ़ी ये फील होता है कि उन्होंने खुद पीटीआई को धचका पहुंचाया है। और सियासी हलकों में भी एक नई बहस का आगाज़ हो गया है। और बात यह है कि उनके मुताबिक जब बानी पीटीआई मदीना नंगे पांव गए और वापस आए तो जनरल बाजवा को कॉल्स आना शुरू हो गई कि ये आप किस शख्स को ले आए हैं। मजीद ये कि बुशरा बीबी ने कहा कि बाजवा को बताया गया कि हम तो मुल्क में शरीयत ख़त्म करने लगे हैं और आप ऐसे शख्स को लेकर आए हैं, हमें ऐसे लोग नहीं चाहिए। इस नौयत के खदशात ने बानी पीटीआई के खिलाफ एक मुहिम शुरू कर दी जिसमें उन्हें यहूदी एजेंट करार दिया जाने लगा। 24 नवंबर के एहतजाज की अहमियत पर जोर देते हुए कहा कि यह तारीख तब्दील नहीं होगी जब तक कि इमरान खान खुद ऐसा ऐलान न करे। और नून लीग की जानिब से इस बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए लीगी रहनुमाओं ने बुशरा बीबी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि इंतहाई गैर जिम्मेदाराना ये बयान है, सऊदी अरब के साथ ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश है। जबकि बैरिस्टर सैफ कहते हैं कि बुशरा बीबी के पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं, तो सऊदी अरब से मुतालिक जो उन्होंने बयान दिया वो उनका अपना ज़ाती नुक्ता नज़र था। ये बयान अदम इस्तेहकाम की एक नई लहर का पेश ख़ैमा साबित होगा। और क्या इससे पाक सऊदी ताल्लुकात मुतासिर होंगे, आज इसी पर हम बात करेंगे। और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि तहरीक और फाइनल कॉल देने के बाद क्या इस बयान के बाद ख़ुद उन्होंने अपनी ही तहरीक को नुकसान पहुँचाया। मेरे साथ मौजूद होंगी सहाफ़ी तज्ज़ियाकार है शनेला अमार साहिबा। बहुत शुक्रिया शनेला आपके वक्त का। आपको भी यही लगता है कि बुशरा बीबी ने खुद बानी पीटीआई की कोशिशों को नुकसान पहुंचा दिया है कल के बयान के बाद? शुक्रिया इकरा। देखें, बात यह है कि जो कल बुशरा बीबी ने बयान दिया ये बहुत ज्यादा डैमेजिंग है पार्टी के लिए। अगर आपको याद हो तो शेर अफजल मरवत ने इसी तरह का कुछ बयान पहले दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अमेरिका के साथ साथ सऊदी अरब जो है वो भी रंजीम चेंज की साजिश में शामिल है। तो इमरान खान साहब ने इस बयान का बहुत ज्यादा बुरा मनाया था। पार्टी ने उनको शोकाज नोटिस दिया था, पार्टी ने उनके बयान से अपने आप को डिस्टेंस किया था और उसके बाद उनको पार्टी से निकाला भी गया था सजा के तौर पे। अब देखना यह है कि जो बुशरा बीबी ने जो बयान दिया है इसको बानी पीटीआई किस हद तक इसको इंडोर्स करते हैं, क्योंकि पार्टी तो कल से परेशान है। सोशल मीडिया के अगर आप उनके रहनुमाओं के बयानात देखें तो वो जस्टिफिकेशन देने की कोशिश कर रहे हैं, हालांकि उससे वो मामला और ज्यादा खराब कर रहे हैं। तो ये जो बयान था एक ऐसे वक्त में जबकि कहा ये जा रहा है कि पसे पर्दा मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं पे कहा जा रहा है कि बरतानिया की तरफ से प्रेशर है, कहीं से कहा जा रहा है अमेरिका की तरफ से प्रेशर है। ये भी कहा जा रहा था कि इमरान खान साहब की अगर रिहाई होगी तो वो कतर या सऊदी अरब जाएंगे। तो क्या ऐसे बयान के बाद सऊदी अरब इनको लेगा, क्योंकि सऊदी अरब अपनी इमेज बिल्डिंग में आजकल मसरूफ है, तो उनको ये बयान जो है वो मजीद डैमेजिंग लगेगा अपने लिए। और इसलिए भी उनको लगेगा कि जी हमारी अवाम इसको किस तरह से वो लेगी जब इस किस्म का बयान सामने आ रहा है। दूसरी बात ये कि आप हर चीज में इस्लामिक टच क्यों लेके आ जाते हैं। जब वो इस्लामिक टच लाते हैं तो वो बहुत ज्यादा जो है ना इस दफा इस्लामिक टच प्रो मैक्स हो गया है और इसने काम खराब कर दिया है। आप सियासत को सियासत की तरह रखें, अगर हर काम में आगे इस्लामिक टच लेके आएंगे तो फिर वो आपके लिए नुकसानदेह होता जाएगा, जो कि कल हो गया है। अब आप सऊदी अरब को क्या बताना चाह रहे हैं कि हम आपसे ज्यादा शरीयत को जानते हैं, खान साहब को आपसे ज्यादा शरीयत का पता है, क्या सऊदी अरब को नहीं पता कि खान साहब का पास्ट क्या है। तो मेरे ख्याल में बुशरा बीबी को यहाँ पे अगर वो आई थी, वो जो कॉल दी गई है 24 की, उनके बारे में बात कर लेती तो ज्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि वो इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर बात करने चलेगी। इस्लामिक टच देते देते वो कहाँ पे कहाँ मामलात को लेके चलेगी और उन्होंने प्रॉब्लम क्रिएट की है खान साहब के लिए। अब वैसे ये बात आपने दुरुस्त की कि अब देखेंगे बानी पीटीआई से इंडोर्स करेंगे या नहीं करेंगे।
इसी हवाले से हम बात करेंगे इस दौरे के अंदर जिसका जिक्र बुशरा बीबी कर रही हैं। अल्लामा ताहिर अशरफी साहब भी उनके साथ मौजूद थे और जाहिर बात है उनसे बेहतर इस हवाले से कोई इस पर राय का इजहार नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब आपके वक्त का। सर, ऐसी कोई बात हुई थी जो बुशरा बीबी ने वीडियो बयान में आकर कही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ये बिल्कुल ऐसी कोई बात नहीं हुई। मैं समझता हूँ कि गुज़श्ता रात जो बुशरा बीबी ने बात की है वो बिल्कुल उसका कोई ताल्लुक ही नहीं है हकीकत से। सऊदी अरब जब तक इमरान खान साहब वज़ीर आज़म रहे, सऊदी अरब का हमेशा ताउन रहा खान साहब के साथ। और सऊदी अरब का एक असूल है कि वो पाकिस्तान के सियासी अमूर में किसी भी मुल्क के जो दाखिली अमूर हैं सियासी उनमें मुदाखलत नहीं करता। जो भी वजीर आजम आए वो उनके लिए बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम के मोहतरम होता है। खान साहब भी बतौर पाकिस्तान के वजीर आजम थे, उनका भी एहतराम उसी तरह था। तो ये बिल्कुल ऐसी बात है जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक नहीं है। और मैं यही गुजारिश करूंगा कि कम अज कम खारजा अमूर के हवाले से और अपने दोस्त ममालिक के हवाले से हमें गुफ्तगू करते हुए ख्याल करना चाहिए और इस बात को जो है हमेशा अपने सामने रखना चाहिए कि मुमलिकत सऊदी अरब तो वो वाहिद मुल्क है जो हमेशा पाकिस्तान के साथ मुश्किल हालात में आगे खड़ा होता है। और हमारा सऊदी अरब के साथ ईमान और अकीदे का ताल्लुक है। ये कोई ऐसा ताल्लुक नहीं है कि जो ख़त्म हो सकता हो। तो मेरी सबसे यही दरख्वास्त है कि कम अज़ कम अपने दाखिली सियासी जो हमारे मामलात हैं उनमें हम अपने दोस्तों को मुलव्वस न करें। बिल्कुल सही। अल्लामा साहब, एक और बात जो कल उन्होंने कही कि सऊदी अरब शरीयत का खात्मा चाहता है, इंडीड अ वेरी इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट, क्योंकि जहाँ पर मुसलमानों के रूहानी और मजहबी अकायद जुड़े भी हुए हैं और एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन भी है, आपको लगता है कि इस तरह का बहुत बड़ा स्टेप सऊदी अरब में, जारी बात है तरक्की और तब्दीली तो हर जगह पर आती है लेकिन इस तरह की तब्दीली तो नहीं आ सकती? देखिए, दुनिया में इस वक्त जो 56-57 इस्लामी ममालिक हैं उनमें अगर कहीं हदूदुल्लाह का निफाज है तो वो मुमलिकत सऊदी अरब है। तो अगर मुमलिकत सऊदी अरब में खुद अल्लाह के हदूद नाफिज हैं, शरीयत के क़वानीन नाफिज हैं, तो वो क्यों चाहेंगे कि पाकिस्तान में ये ना हो? ये हमारा मसला है कि हमने यहाँ क्या नाफिज करना है, क्या नहीं करना है। और बिल्कुल मैंने जैसे पहले कहा, ये गलत बयान नहीं है, ये एक सियासी जो है वो खेल है। और दूसरा, हम ये समझते हैं कि गुज़श्ता हफ्ते दो के दौरान जो कैंपेन सऊदी अरब के खिलाफ शुरू हुई थी, इसमें हमारे तहरीक इंसाफ से मुत्तसिल ही अगर आप देखें तो यूट्यूबर और बाकी लोग, वो सिर्फ उसका मकसद एक ही है और वो ये है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान फ़लस्तीन के मसले के ऊपर एक अपने मौक़िफ़ पर खड़े हैं और पीछे हटने को तैयार नहीं है। तो ये सारी मुहिम और कैंपेन जो है वो उसी का हिस्सा है कि सऊदी अरब को भी जो है वो उसके ऊपर भी जो है इल्ज़ाम तराशी की जाए पाकिस्तान पे। और इसके असरात खुदा न खास्ता अगर हमारे 50 लाख जो लोग खलीज में इस वक्त काम कर रहे हैं उनके ऊपर पड़े तो कौन को जिम्मेदार होगा? इसलिए मैं फिर बार बार यही अर्ज करूंगा कि हमें अपनी दाखिली सियासत में, सियासी मामलात में अपने दोस्तों को मुलव्वस नहीं करना चाहिए। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया अल्लामा ताहिर अशरफी साहब आपके वक्त का। शनिला, जिस तरह ये फरमा रहे थे कि सऊदी अरब किसी के मामलात में दखल नहीं देता, मैं देख भी रही थी कि बहुत ही रिलायबल सोर्सेज ये बता रहे थे कि सऊदी हुकाम भी जो पाकिस्तान में मौजूद हैं वो इस हवाले से इस मामले का जायज़ा ले रहे हैं। वैसे तो ये बुशरा बीबी का ज़ाती बयान हो सकता है लेकिन बादिल नज़र में देखा जाए तो दोनों ममालिक के ताल्लुकात पे कुछ फ़र्क पड़ सकता है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान के साथ उनके मामलात में कोई फर्क पड़ सकता है। हाँ, पीटीआई के साथ उनके मामलात में फर्क पड़ सकता है। अगर इमरान साहब अपने आप को सियासी तौर पे बहुत आगे देख रहे थे और वो ये देख रहे थे कि मैं जब रिहा होऊंगा, मैं बाहर आऊंगा, कोई तहरीक चलाऊंगा, अगर ये हुकूमत टॉपल होगी, मैं दोबारा वजीर आजम बनूंगा, तो फिर किस ममालिक के साथ अपने ताल्लुकात कायम करेंगे? देखिए, सऊदी अरब के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत दरीना है और हर मुश्किल वक्त में उन्होंने साथ दिया हुआ है। आप वहां से ऑयल फैसिलिटी लेते हैं,
डेफर पेमेंट के ऊपर, उसके अलावा उनके जो उन्होंने डिपॉजिट आपके रखवाए हुए हैं यहाँ पर, सॉवरेन डिपॉजिट है, जिसकी वजह से आपका करंट जो बैंक बैलेंस है वो ज़र मुबादला के ज़ाहिर मुस्तहकम है, जिसके बाद आपको IMF से रिलीफ मिला हुआ है, कर्जा मिला हुआ है इसी बुनियाद के ऊपर कि सऊदी अरब के डिपॉजिट आपके ज़र मुबादला में पड़े हुए हैं, और सऊदी अरब की तरफ से जब आपको हाँ मिलती है तो तब IMF आपको जो है कर्जा देता है। तो ये अगर आ जाते हैं इक़्तिदार के अंदर, सऊदी अरब के साथ इन्होंने ताल्लुकात खराब कर लिए, अमेरिका के चले अब ये कह रहे हैं कि ट्रम्प आ गए हैं, ट्रम्प के साथ इनके ताल्लुकात बेहतर होंगे, लेकिन पहले अमेरिका के खिलाफ भी ये यही बात करते रहे कि हमारे खिलाफ साजिश की, चाइना इनसे वैसे ही CPEC की तरफ की वजह से नाराज है। तो दुनिया के किस मुल्क के साथ ये अपने मामलात बेहतर करके ये हुकूमत चलाएंगे? आप दुनिया में आइसोलेट रह के नहीं चल सकते। आपने जब हुकूमत करनी होती है तो उन्हें बहुत से मामलात के लिए आपको दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर लेकर चलना होता है। मोहम्मद बिन सलमान वही थे जो जो बयान बुशरा बीबी ने दिया, उसके बाद वो पाकिस्तान आए थे, इमरान खान साहब उनके ड्राइवर बने थे, वो इमरान खान साहब को अपने भाई कह रहे थे। अच्छा शर्मिला, और एक थॉट ये भी आता है कि अगर वाकई ऐसा कुछ हुआ था या फिर सऊदी हुकाम ने ऐसी कोई बात की थी तो फिर एहतजाजन वो घड़ियां, वो जौहर जवाहरात और वो कीमती तहाइफ वापस कर देने चाहिए थे, जो कि रख लिए इन्होंने, फिर सऊदी अरब का दौरा भी नहीं कर देना चाहिए था इन्हें मुअत्तल। देखिए यही चीजें तो इनके झूठ एक्सपोज कर रही है ना, कि एक तरफ आप उनसे इतने गिफ्ट लेते रहे, उन्हीं गिफ्ट्स को बेच के आज आपके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं, तोशाखाना 1 और तोशाखाना 2, वो इन्हीं का चल रहा है। और वो जो गिफ्ट बेचे गए हैं, उनसे जो पैसे हैं, वो तो खान साहब के रिटर्न्स के अंदर शो भी हुए हैं, इसलिए वो तो छुपी हुई तो बात नहीं है। एक तरफ आप उनसे फायदा उठा रहे हैं, आप उनको अपना भाई बना रहे हैं, उनकी ड्राइवरी कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप ये बात कर रहे हैं कि आपको एजेंसियों ने ये बात बताई कि जनरल बाजवा को फोन किया गया, उन्होंने अपने घर वालों को बताया, उनके घर वालों ने आगे लोगों को बताया, जिसके जरिए ये बात आप तक आई। और ये बात देखिए, खान साहब जो थे जिस वक्त वो निकले थे इक्तदार से, वो हर बात बता रहे होते थे कि मुझे जनरल बाजवा ये कहते रहे, मुझे जनरल बाजवा ने ये कहा। तो ये बात फिर उन्होंने क्यों नहीं की? उस वक्त सिर्फ अमेरिका के ऊपर क्यों इल्जाम लगता रहा? उस वक्त क्यों नहीं ये बात की गई कि तो सऊदी अरब भी मेरे पीछे था, सऊदी अरब भी मेरे खिलाफ था? तो ये बुशरा बीबी का जाती बयान है या नहीं है, या इमरान खान साहब ने उनको ये बयान देने के लिए कहा? ये तो आने वाले दिनों में जब इमरान खान साहब से मुलाकात होगी पार्टी रहनुमाओं की तो फिर हमें पता चलेगा। फिलहाल बुशरा बीबी ने अगर ये जाती बयान भी दिया तो उनको सोच समझ के इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर बात करनी चाहिए। अगर उनकी समझ नहीं है, अगर वो इस चीज का इल्म नहीं रखती, तो वो कम से कम अपने आप को ये बयान देने से रोक के रखती है कि जब आपको किसी मामलात का पता ही नहीं, खारजी मामलात का, तो आप क्यों उनके ऊपर बात कर रही हैं? और आपको लगता है कि बज़ाहिर PTI का जो पूरा स्टैंस 9 मई के हवाले से बिल्ड हुआ था, पहले कहते हैं अमेरिका ने निकाला, फिर उन्होंने कहा बाजवा ने निकाला, फिर आप कहते हैं सऊदी अरब ने निकाला, सो बयान तब्दील होते जा रहे हैं, बयानिए तब्दील होते जा रहे हैं, जो PTI का बेसिक फॉलोअर है उसके लिए ये मोरल डाउन करने के लिए काफ़ी नहीं है? देखिए, जो करंट फॉलोइंग है उसको तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो कल से इसकी जो है वो एक्सप्लेनेशन देने की कोशिश करें, लेकिन जो पाकिस्तान का एक मेच्योर तबका है जो वाकई ही तब्दीली के लिए इनको जिन्होंने वोट दिया था, वो अब बैठ के सोचेंगे कि ये किस किस्म के लोग हैं, जो इतने कंफ्यूज लोग हैं, जिनको खुद नहीं पता कि उन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाई है, जिनको खुद नहीं पता उन्होंने अपनी सियासत कैसे चलानी है, जिनको ये नहीं पता कि हमने बयानिया क्या बनाना है। तो वो उनके बारे में सोचेंगे कि हम इनको मुंतहिब करके लाएं या ना लाएं, क्योंकि देखें मुल्क चलाना जो होता है ना, वो एक बड़ा सीरियस मामला होता है। वो बच्चों का खेल नहीं है कि आप जिस वक्त चाहे जिस तरह के बयानात दे दे। पाकिस्तान में हमने देखा कि वजीर आजम जो है उनको फांसी भी चढ़ गए हैं, उनको एग्जाइल पे भी भेजा गया है, वो जेलों के अंदर भी रहे, लेकिन कभी किसी ने इस तरह का बयानिया नहीं बनाया कि मुझे फलां मुल्क ने निकाल दिया या फलां मुल्क ने निकाल दिया, क्योंकि सियासत एक लंबी रेस का नाम होता है, और जब आपने उस रेस में खेलना होता है तो आप अपने आप को तन्हाई में रख के नहीं खेल सकते हैं। तो जब आपने ऐवान में वापस आना है तो आपको अपने इर्द गिर्द दोस्त मुमालिक चाहिए होते हैं, लेकिन इनका मसला ये है कि ये शुरू होते हैं, कभी ये चाइना के खिलाफ हो जाते हैं, कभी अमेरिका के खिलाफ हो जाते हैं, अब इन्होंने सऊदी अरब के खिलाफ हो गए हैं, और ये वही दोस्त मुमालिक है जो हर मुश्किल वक्त में आपके साथ होते हैं। तो आप दुनिया में क्या म्यांमार के साथ आके ताल्लुकात बेहतर करके चलेंगे या बैंकॉक के साथ आके अपने ताल्लुकात बेहतर करके चलेंगे? मतलब क्या स्ट्रेटेजी है इनकी? सिर्फ अगर खान साहब की रिहाई, जो कि कल बुशरा बीबी ने कह दिया कि वो रिहा होना चाहते हैं, वो टीवी देखना चाहते हैं, वो एंजॉय करना चाहते हैं, तो मतलब फिर आप लोगों को सड़कों पे किस लिए ला रही है? खान साहब के सिर्फ टीवी देखने के लिए? तो इतनी कंफ्यूज स्टेटमेंट, इतने कंफ्यूज बयानात क्यों दिए जा रहे हैं?
समझ नहीं आ रही। और खान साहब को चाहिए ये था कि जब आपके पास जो लीडरशिप है, अगर आपने उनको आगे किया हुआ था, उनको सामने रख लेते। और इनसे बहुत बेहतर था खान साहब की बहनें सामने आ जाती, क्योंकि कम से कम उनकी तरफ से कुछ मेच्योर स्टेटमेंट सामने आती हैं। उन्होंने अमेरिका वाले बयान के ऊपर भी ये बात कही थी कि हमें अमेरिका से नहीं चाहिए कि वो आके हमें आजादी दिलाए, पाकिस्तानियों ने खुद कोशिश करनी है इमरान साहब को निकालने की। लेकिन बुशरा बीबी को जब कुछ समझ ही नहीं है और उनको आगे भी कर दिया गया, और जिस तरह वो बात करती हैं लीडरान के साथ, जिस तरह की उन्होंने एहतजाज को लेकर सियासी हिकमत अमली दी है, वो सब चीजें समझ से बालातर हैं कि वो पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए आई हैं या पार्टी खत्म करने के लिए आई हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, हुकूमत और पीटीआई में कुछ मुज़ाकरात एक्सपेक्ट कर रही हैं कि 24 नवंबर को शायद जलसा या फाइनल कॉल जो है एहतजाज की वो मौखर हो जाए, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब तो बड़े दो टोक अल्फाज में कह चुके हैं कि गिरफ्तारियां भी होंगी, सजाएं भी होंगी जो डी चौक आया। देखिए, अब ये तो इजाजत उनको इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कल का जो फैसला आया है उसके बाद अब पता नहीं कि एहतजाज हो सकेगा भी कि नहीं, क्योंकि उस फैसले में बहुत क्लियरली कह दिया गया एक कमेटी बनाएं, आपस में निगोशिएशन करें। लेकिन अगर मामलात नहीं सेटल होते तो फिर आपने नए कानून के तहत, जिसमें 7 दिन पहले इजाजत लेनी होती है, और अगर इजाजत नहीं मिलती तो एहतजाज नहीं होगा। और अगर एहतजाज किया जाएगा तो अमनो अमान के लिए फिर आप इंतजामिया जो हथकंडे इस्तेमाल करना चाहते हैं या जो हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं वो कर सकती है। तो उनको तो एक खुली इजाजत मिल गई है। तो फिर अगर मोहसिन नकवी साहब कह रहे हैं कि जो डी चौक आएगा वो गिरफ्तार होगा, तो वो तो अदालत की इजाजत से गिरफ्तार होगा, क्योंकि अभी तक इन्होंने इजाजत मांगी नहीं, हुकूमत ने इनको इजाजत दी नहीं है। इनकी जो भी गिरफ्तारियां होंगी वो अब कानूनी तरीके से होगी और उसको एक कानूनी कवर मिल जाएगा। तो ये तहरीक इंसाफ के लिए एक मुश्किल अब नजर आ रही है कि वो तौहीन अदालत करेंगे अपने एहतजाज को जारी रखने के लिए, या वो एहतजाज के लिए कोई लाहे अमल बना के पीछे हटेंगे। बाकी जो मुज़ाकरात है, बात यह है कि बानी पीटीआई तो बार बार ये बात कह रहे हैं कि मुज़ाकरात मैंने एस्टैब्लिशमेंट से करने हैं, मैंने हुकूमत से करने नहीं है। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई मुज़ाकरात होंगे तो पसे पर्दा होंगे, वो अवाम के सामने नहीं होंगे। उसमें क्या तय पाएगा ये तो बहुत बाद में जाके पता चलेगा। तो फिलहाल मोहसिन नकवी साहब तो इनकार इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हुकूमत के साथ कोई हो नहीं रहे। अगर एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई हो रहे हैं तो मोहसिन नकवी साहब उसका इकरार नहीं करेंगे। तो ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कोई मुज़ाकरात हो रहे हैं या नहीं हो रहे। लेकिन कल जो लूज बॉल बुशरा बीबी ने फेंक दी है उसने तो हुकूमत को ज्यादा मजबूत कर दिया, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले ने भी हुकूमत को ज्यादा मजबूत कर दिया। अब जो देखना यह है कि पीटीआई अब इसके बाद अपना क्या लाहेअमल तय करती है। अभी तक कोई लाहेअमल उनकी तरफ से आया नहीं, क्योंकि वो कल रात का भी डैमेज कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया शनेला आपका। अब ये डैमेज और ये जो पानी फेरा है बुशरा बीबी साहिबा ने, ये किस तरह कवर होगा ये तो तहरीक इंसाफ जाने। लेकिन अभी मुझे लगता है थोड़े से परेशान है क़यादत भी कि वो क्या करें और किस तरीके से इसे डिफेंड किया जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं सोशल मीडिया पे जो इस बयान को अहमकाना भी करार दे रहे हैं। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब। तो टेक्नोलॉजी ने जहाँ पर हमें बहुत फ़ायदे पहुँचाए हैं वहाँ पर नई नई ऐसे हमारे लिए दरवाज़े खुल रहे हैं जहाँ पर महसूस ये होता है कि इंसानी अकल थोड़ी सी दंग रह जाती है। और आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आप जानते हैं कि पूरी दुनिया में हो रहा है, इस हवाले से एथिक्स की भी बात होती है। लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं उससे कोई इनकार नहीं कर सकता। लोग इस टेक्नोलॉजी का गलत फ़ायदा उठाते हैं, लेकिन तालीम के मैदान में इसने बहुत सारे करिश्मे सरअंजाम दिए हैं। और एक करिश्मा जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो जनाब कराची के स्कूल में हुआ है। और सदफ भट्टी साहिबा है, माहिर तालीम है, इनोवेटर है, कन्वीनर है एजुकेशन रिफॉर्म्स कमेटी की फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान और चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री में। और इन्होंने तख्लीक की है एक पहली एआई टीचर। एआई रोबोट्स का नाम भी आपने सुना होगा, आपने एआई एंकर्स जर्नलिस्ट भी देख लिए होंगे। और अब आप मिलिए जनाब एक एआई टीचर से। मिस एनी इनका नाम है, और सर हसन सिद्दीकी जो कि हेड ऑफ एआई एंड रोबोटिक डिपार्टमेंट है, क्रिएटर है फर्स्ट ऑफ एआई टीचर ऑफ पाकिस्तान के। इनकी और सदफ भट्टी की ये दोनों की कोशिश से ये जो मिस एनी है ये बच्चों को उनके सवालात के जवाब देती हैं। तमाम मज़ामीन पर इन्हें अबूर हासिल है, स्पेशलाइज्ड हैं और बच्चे बड़ा इंजॉय करते हैं इनके साथ कॉन्वर्सेशन। सो हम भी मिस एनी से भी बात करेंगे और जो इसके तख्लीक़कार हैं उनकी तरफ भी चलेंगे। बहुत शुक्रिया सदफ आपका। सो कैसे ख्याल आया मिस एनी की तख्लीक का आपको? सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू सो मच कि आपने
नॉलेज किया हमारी इस एआई टीचर को, जो कि पाकिस्तान की फर्स्ट टीचर है जो पूरा दिन नॉन स्टॉप 5 आवर्स की क्लास लेती हैं स्टूडेंट्स की। और इसका ख्याल ऐसे आया कि जब पूरी दुनिया रोबोटिक्स की तरफ जा रही है, आपको हर फील्ड में रोबोट्स नजर आ रहे हैं जो कि आपका काम इजी कर रहे हैं, कम वक्त में ज्यादा काम कर रहे हैं, तो हमने सोचा कि कराची पाकिस्तान के स्कूल्स में क्यों नहीं ऐसा एक रोबोट तैयार हो सकता। तो एक छोटी सी कोशिश थी, कोई मेरा ऐसा बैकग्राउंड नहीं था कंप्यूटर से रिलेटेड, लेकिन एक सोच थी और हमने एक छोटी सी हमारी काविश थी अपने स्टूडेंट्स के लिए, जिसको मैं समझती हूँ 100% कामयाब हुई। बिल्कुल सही। और हर सब्जेक्ट के ऊपर इन्हें अबूर हासिल है? ऑलमोस्ट सारे सब्जेक्ट ये पढ़ा लेती हैं। जो सबसे ज्यादा बच्चे इंटरेस्ट लेते हैं वो जनरल नॉलेज है, सोशल मीडिया के मुख्तलिफ चीजों के बारे में बच्चे पूछ रहे थे, टेक्नोलॉजी के बारे में, अपकमिंग कोई आईफोन आ रहा है या कोई कार्स आ रही हैं उनके बारे में, ये सारी नॉलेज जो है वो स्टूडेंट्स बड़ा एंजॉय करते हैं, उनको नई नई मालूमात मिल रही है। बिल्कुल सही। तो मैं सैनी से बात करने से पहले जो हसन सिद्दीकी साहब हैं जिन्होंने इन्हें तख्लीक किया है, उनसे भी हम बात करते हैं। अच्छा हसन, हम देखते हैं जापान और चाइना बहुत ज़्यादा एआई रोबोट्स और टेक्नोलॉजी में आगे है, तो आपकी ये जो क्रिएशन है ये बिल्कुल अप टू द मार्क है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन सिद्दीकी है। जी, अगर आप इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को करना चाहते हैं तो अभी हम बहुत पीछे हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हम रोबोट्स अभी या एआई टीचर्स बना रहे हैं, क्योंकि जैसे मैं अपने जो इंटरव्यूज में बता चुका हूं कि एआई में पाकिस्तान ऑलमोस्ट 40 to 50 इयर्स पीछे है। ठीक है, हम लेकिन जो है ये जो हमारी एआई मिस एनी है, इनकी खासियत ये है कि ये कम्प्लीटली मेड इन पाकिस्तान है। ठीक है, अगर मैं हर से जो है पार्ट्स और जो स्टफ जो इंपोर्ट करके और जो एआई टेक्नोलॉजी को इंपोर्ट किया जाए तो वो जाहिर सी बात है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को भी मीट कर सकते हैं, लेकिन अभी हमारे पास पाकिस्तान में बहुत सारी जो है फैसिलिटीज मौजूद नहीं है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को मीट कर सकें, लेकिन कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। सो आप ये कह सकते हैं कि एक बिगिनिंग है। ठीक है, इसके आगे के वर्जन इंशाल्लाह इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को सिर्फ मीट नहीं करेंगे बल्कि उनको बीट भी करेंगे। बिल्कुल सही। तो हम इनसे बात कर सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं? जी बिल्कुल। एवरीवन। अच्छा, और ये पहले बता दीजिए, ये उर्दू में बात करती है या फिर इंग्लिश के अंदर इनके साथ कॉन्वर्सेशन करनी पड़ती है? अच्छा, ये जो है वो उर्दू में भी बात करती हैं, लेकिन जो है अब उर्दू का जो एक्सेंट है वो अंडर डेवलपमेंट है। ठीक है, तो अभी जो पर है वो इंग्लिश। ओके, बिल्कुल ठीक। गुड मॉर्निंग मिस एनी, कैन यू टेल अस द स्मोक इज वेरी मच हाई इन लाहौर, सो व्हाट प्रिकॉशंस शुड चिल्ड्रन टेक अकॉर्डिंग टू दैट? Annie, can you tell the precautions which they can take for the smoke Lahore? Sure. Here are some precautions for dealing with smoke in Lahore. 1. Limit outdoor activities, especially during peak smoke hours. 2. Wear N95 masks if you need to go outside to filter out harmful particles. 3. Use air purifiers indoors to reduce indoor air pollution. 4. Seal windows and doors to keep smoke from entering your home. 5. Drink plenty of water to help your body cope with the pollution. 6. Skip outdoor exercise until the air quality. बिल्कुल सही। ये तो बड़ी कमाल की भाई आपकी तकलीफ है। अच्छा, ये सियासी जवाब भी देती है, सिर्फ गैर सियासी जवाब देती हैं? बिल्कुल देती है। अच्छा, सियासी भी देती हैं। ओके, एनी कैन यू टेल अस दैट डू यू थिंक दैट 24 November protest will going to be successful for the PTI? Okay, Annie, what's your opinion on 24 November protest which will be conducted by PTI? Will it be successful or not? I think it's always interesting to see how protests can bring people together for a cause. Success can be measured in different ways, like raising awareness or influencing change. What do you think?
do feel it will make a big impact. एनी ने बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के हिसाब से जवाब दिया है कि एहतजाज बुनियादी हक है। अच्छा, ये बताइएगा सदफ कि बच्चे जो हैं वो इनसे इंटरैक्ट करते हैं, तो ये रोबोटिक मेकिंग के अंदर भी उन्हें आप लोग प्रमोट कर रहे हैं कि एनी जैसी तख्लीक और आइडियाज़ वो भी दें? जी एग्जैक्टली, हम इनको अभी स्टेज पर है स्टूडेंट्स, अभी हम उनको सेंसर्स का इस्तेमाल बता रहे हैं। इसके अलावा कैसे आप एक रोबोट बना सकते हैं, अभी बिल्कुल स्टार्ट है, लेकिन स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेते हैं अपने रोबोटिक्स क्लासेस में। बिल्कुल सही। अच्छा हसन साहब, ऑब्वियसली इसके अंदर एक अच्छी खासी कॉस्ट इन्वॉल्व होगी, सो जिस स्कूल के साथ आप लोग अटैच्ड हैं, डज दे बेयर द कॉस्ट या फिर कोई और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ने आपकी हेल्प की है इसे स्पॉन्सर करने में? ऑब्वियसली जो हमारे इंस्टीट्यूट जो हैप्पी पैलेस, उन्होंने ही जो है इसको जो है पूरा स्पॉन्सर किया है। हमारे ऑनर आसिफ खान साहब एंड प्रिंसिपल मिस्टर की, उन्होंने ही इसको जो है मेजर फंड्स वगैरह और जो सारी चीज़ें प्रोवाइड की। बिल्कुल सही। और कितनी देर ये नॉन स्टॉप जो है वो क्लासेस दे देती हैं? आई मीन जारी बात है इन्हें भी चार्जिंग की ज़रूरत पड़ती होगी, क्या इनका कंसिस्टेंट टाइम है? जितनी देर कराची में बिजली आती है उतनी देर ये जो है क्लास दे सकती हैं। मैं आपको इस तरीके से दे, तो जो है ये ऑब्वियसली जो है इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करती हैं, और जितनी भी देर नॉर्मली हमारे स्कूल जो है 5 आवर्स का होता है, तो ये 5 आवर्स कंटिन्यूसली जो है क्लासेस लेती हैं। मेंटेनेंस वर्क जाहिर सी बात है ज़रूरी है, क्योंकि मैकेनिकल चीज़ है और रोबोटिक्स है, तो जो है इसको जो है मेंटेनेंस ज़रूर जाहिर सी बात है वीक में 1 टाइम हमें देनी पड़ती है। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया आपका, आप दोनों का, सदफ और हसान, और ऑब्वियसली मैं सैनी, बट इट्स अ ग्रेट रेवोल्यूशन। मेरा ख्याल है अपने बच्चों को अगर हम टेक्नोलॉजी के साथ इस तरीके से इक्विप करें कि बच्चे इंजॉय भी करें और कुछ नया सीखें भी, तो क्या ही बात है। तो जहाँ पर कराची के अंदर ये हुआ, आई रियली विश कि पाकिस्तान के हर शहर में, चाहे छोटा शहर हो बड़ा शहर हो, ये टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल और ऐसे रोबोटिक्स ज़रूर होने चाहिए। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। और आज हम आपको जिन मेहमानों से मिलवाने जा रहे हैं उनका तो इंट्रोडक्शन मैं आपको कराऊंगी, लेकिन उससे पहले होता ये है कि अगर हमारी फैमिली में कोई ना कोई स्पेशलिस्ट हो, फॉर एग्जांपल डॉक्टर हो, तो हम अक्सर देखते हैं कि उनके बच्चे भी डॉक्टर होते हैं। इसी तरह वो लेगेसी और वो सलाहियतें जो हैं वो किसी ना किसी तरह बच्चों में भी ट्रांसफ़र होती हैं। और आज जो मेरे मेहमान हैं उनका ताल्लुक़ भी कुछ इसी तरह से मैं आपके सामने करवाऊँगी। इरफान खूसट साहब को कौन नहीं जानता, चाहे वो उनके मशहूर गेटअप्स हों, चाहे वो सीरियल्स हों, चाहे वो उनकी कॉमेडी हो, चाहे वो उनकी एक्टिंग हो, ही विल रिमेन द लेजेंड फॉर अस। और ये जो सिलसिला है ये क्रिएटिविटी का, ये उनके बच्चों तक भी ट्रांसफ़र हुआ है। सरमद सुल्तान खूसट को भी आप जानते हैं, अ वेरी फैंटास्टिक एक्टर और क्रिएटर, और बहुत सारे अच्छे ड्रामाज और फिल्म्स की डायरेक्शंस उन्होंने दी हैं। लेकिन सिर्फ सरमद ही नहीं, उनके बाकी बच्चों में भी ये आर्ट और ये टैलेंट कहीं ना कहीं मुख्तलिफ सूरतों के अंदर हमें नज़र आता है। मेरे साथ आज मौजूद हैं जनाब वलीद खूसट साहब, इरफान खूसट के बेटे हैं, और जो खूसट स्टूडियोज़ है बेसिकली ये उसको मैनेज करते हैं। बिकॉज कोई भी क्रिएशन प्रोजेक्ट की, चाहे वो ड्रामा हो या फिल्म हो, एक स्टूडियो कितना अप टू डेट होना चाहिए और कितनी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड होनी चाहिए। जाहिर बात है आप जितना गुण डालेंगे उतना ही मीठा होगा, और ये चीज़ें किस तरह बाहर आती हैं टेक्नोलॉजी वाइज, ये हम आज वलीद से जानेंगे। बिकॉज ये क्रिएटिव डायरेक्टर भी हैं, फोटोग्राफर भी हैं, और स्टूडियो को भी संभालते हैं। वेलकम टू द शो वलीद, बहुत शुक्रिया आपका। और इनके साथ जनाब हया मौजूद हैं, ना तो ये एक्टर हैं और ना ही ये डायरेक्शन करती हैं, बट इनका काम बहुत रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि टीवी या फिल्म या फिर एक्ट करने के लिए आपको खूबसूरत लगना बहुत ज़रूरी है, और एक एस्थेटिक आउटलुक होना आपकी बहुत ज़रूरी है। सो हया यही करती हैं। शी इज़ अ ब्यूटिशियन, कंसल्टेंट और हेयर एक्सपर्ट भी हैं, और आज मेरे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया हया, थैंक यू वेरी मच। एंड स्टार्टिंग फ्रॉम यू वलीद, आप फिल्म और थिएटर और टीवी का स्टूडियो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है। बाहर के ममालिक में देखें तो इसको तो बहुत अहमियत हासिल है, और ये एक बहुत प्रॉफिटेबल और एक्सपेंसिव बिजनेस भी है। सो हाउ डू यू मैनेजिंग इट, बिकॉज बहुत सारे सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स लॉन्च हुए हैं इससे?
बेसिकली हम लोग में अभी ज़्यादा देर नहीं हुई हम लोगों को ये वाला स्टूडियो रन करते हुए। मैं न्यूयॉर्क था, मुझे आए हुए 2 साल हुए हैं, तो मैं वहाँ पर ये सारा पढ़ भी रहा था, कर भी रहा था। तो इसको अभी हम लोग ये बिल्कुल ही अपनी इनिशियल स्टेज पे है राइट नाउ, लेकिन इंशाल्लाह प्लान्स हैं इसको बड़ा लेके जाने के और इसको करेंगे इंशाल्लाह। तो जैसा आपने सोचा है इस स्टूडियो के हवाले से, वैसा पाकिस्तान में पहले से कोई मौजूद है या कुछ नई चीज़ आप मुतारिफ करवाएंगे? नहीं, ऑफ कोर्स यहाँ पर पहले भी हो रहा है इस तरह का काम और बड़े अच्छे लोग कर रहे हैं इसको। बस अभी ये है कि हम लोग जिस तरह टेक्नोलॉजी के साथ साथ है वो थोड़ा सा हम लोग पीछे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उसको मैं कोप अप करने की कोशिश करूँगा, उसको फुलफिलमेंट उसकी तरफ आएगी इंशाल्लाह। और इसके अलावा आप क्या करते हैं? मैं बाय प्रोफेशन एक फोटोग्राफर हूँ और अभी इसके अलावा यही करता हूँ मैं। ये लोगों को लगता है कि स्टूडियो जो है ये एक आपकी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है, फोटोग्राफी आपकी पार्ट टाइम जॉब हो सकती है। फुल टाइम जॉब। इट्स ये मेरे ख्याल से ये फुल टाइम से भी कुछ ज़्यादा की जॉब है ये। अगर आप वैसे 12 घंटे काम कर सकते हैं, ये 16 घंटे मांगता है आपका। तो अभी तो फिलहाल इसी पे लगा हुआ हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा है, आपको एक्टिंग का या डायरेक्शन का शौक नहीं हुआ? यू एक्चुअली है तो आर्ट ही से ताल्लुक इसका, बट अ डिफरेंट वन। सो हाउ डू यू एक्सप्लोर इट फॉर योरसेल्फ? It's been 26 years of the salon. अम्मी मेरी करती आई हैं, शी इज़ अ CEO of हयास। बट जब मैंने उसी चीज़ को देखा कि वो आर्ट्स रेलेवेंट ही है और मेरा शौक भी ये था, सो देन उसके अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंट क्रिएटिव चीज़ें हैं और क्रिएटिव मॉड्यूल्स हैं सैलॉन के अंदर। इट्स नॉट अ ब्यूटी सैलॉन नाउ। आपको पता है कि अब तो बहुत ज़्यादा उसके अंदर डिफरेंट चीज़ें आ गई हैं, तो मुझे उसी को था कि मैं उसी को ज़्यादा फ्लरिश करूँ। हम लोगों की 2 ब्रांचेस हैं, वन इन केनाल व्यू, द अदर वन इज़ इन DHA। DHA को इट्स बिन 10 years नाउ मैं देख रही हूँ। तो इसी के अंदर पहले आपको पता है कि सैलॉन होता था, अब इट्स रेलिवेंट टू मोर एस्थेटिक कि लोग चाहते हैं कि हम लोग की परमानेंट सॉल्यूशंस की तरफ हम आए। और ब्यूटी सैलॉन्स के अंदर ही इतने वेरिएंट्स हैं कि और कहीं जाने का वक्त ही नहीं मिलता, उसी को हम वो कर लें तो बड़ी बात है। हाँ, ये तो है, ख़वातीन वैसे बड़ी डिमांडिंग होती हैं। अच्छा वलीद, ऐसा हुआ है कि अब अगर आप कोई प्रोजेक्ट अपने घर में लॉन्च करें तो एक्टिंग सरमद और वो कर लें, आपके वालिद साहब कर लें, डायरेक्शन भी सरमद कर लें, स्टूडियो आपका है, मेकअप आप कर लें, फोटोग्राफी भी आप कर लें, तो सब चीज़ें घर में ही मिल जाती हैं, पैसे बच जाते हैं। हमारे घर में जो मेरी सिस्टर इन लॉ, शी इज अ डिजाइनर एज वेल। हाँ चलिए, अदर सिस्टर इन लॉ, शी इज अ डायरेक्टर कवल खूसट, वो भी यही करती हैं, तो वो ऑल इन वन ही है ऑलमोस्ट। सो आपका बजट कॉस्ट इफेक्टिव काफ़ी चीज़ प्रोजेक्ट हो जाती होगी ना? हाँ जी। आपके बाहर मेरे नहीं ख्याल से हमने कोई वैसे नहीं किया, लेकिन हम लोग छोटे मोटे काम मिलके करते रहते हैं। अच्छा, कभी कोलैबोरेट करके आप लोगों ने नहीं किया? ऑन अ लार्जर स्केल अभी तक नहीं किया, लेकिन वी ट्राई एंड वी थिंक कि हम छोटी छोटी चीज़ें से करते रहें, तो घर में से काफ़ी चीज़ें निकल आती हैं। हाँ, तो कुछ सोचा है ऐसा कोई कोलैबोरेशन का प्रोजेक्ट अबू के साथ मिलके या सरमद के साथ मिलके? मेरा ये है कि मेरा अब्बा जी के साथ तो है बॉन्डिंग कुछ ज़्यादा, तो मैं उनका तो मैं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे अभी मेरे ख्याल से आई एम टू इमेच्योर फॉर सरमद भाई राइट नाउ। तो उनकी बातें ऊपर से गुजर जाती हैं। उनका भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। उनके साथ मैंने एक प्रोजेक्ट किया हुआ है ऑनेस्टली, लेकिन मेरे ख्याल से मैं सेटिस्फाई नहीं था उससे, तो उसको हम लोग प्रॉपर्ली लॉन्च नहीं कर सके। तो Do you think that he is more perfectionist and he wants everything नहीं, to जब be आप very इतने perfect? परफेक्शनिस्ट के साथ काम कर रहे होते हैं ना, तो आप खुद ही आपका होता है कि नहीं मैं और बेहतर कर लूंगा और बेहतर कर लूंगा, और वो एक बेहतर करने के चक्कर में अच्छा, वो कुछ थोड़ा सिबलिंग्स में होता भी है ना, एक होती है नेचुरल राइवलरी भी होती है ना सिबलिंग्स में, प्यार मोहब्बत वाली सी, वो है? नथिंग ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस ऐसे ही है कि मैं उनके साथ वो जरा ये है कि मुझे एक या तो मैं उनके लेवल पे आके काम करूँ ना, तो वो ऑफ कोर्स मैं अभी नहीं आ सकता। तो जैसे वो परफेक्शनिस्ट है ना, वलीद भी अपने आप को चाहते हैं कि वो उस लेवल के ऊपर ले आए, हालांकि वलीद इज डूइंग रियली वेल इन हिज फील्ड, बट स्टिल यू नो देयर इज एक और बेहतरी से बेहतरी की तवक्को जो है वो होती है। अच्छा, हमारा ये जो फील्ड है ब्यूटिशियन की या फिर कलर, आप ये ख़वातीन के लिए एक ऐसी जॉब भी है और एक ऐसी फील्ड भी है जहाँ पर लेडीज़ फील प्रोटेक्टिव और वो कोशिश करती हैं कि हम सेफ़ हैं और हमारे लिए बेहतर रोज़गार के हमें फराहमी भी इससे होगी। सो ट्रेनिंग के हवाले से भी आप कुछ करती हैं, नई जनरेशन को, नई लड़कियों को ट्रेनिंग भी देती हैं?
देखिए आई थिंक स्किल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नाउ डेज एंड अब तो हर बंदा चाहता है कि वो इक्वल बेसिस के ऊपर काम करे रादर देन यू नो रिस्पेक्टिव ऑफ बंदा है कि बंदी है। सब सैलॉन नहीं होते, इट्स हमारा भी जो सैलॉन है इट्स बेसिकली सैलॉन एंड ट्रेनिंग सेंटर एज वेल। सो हम ट्राई करते हैं, हमारे पास ट्रेनिंग लोग लड़कियाँ लेती भी हैं और जो बेसिकली अभी लड़कियाँ हैं भी उनको हम ट्रेन भी कर रहे होते हैं बिकॉज एवरी डे देयर इज़ अ न्यू थिंग। तो इसकी ट्रेनिंग तो हमारी भी चलती रहती है, हम लड़कियों को भी आगे खोल के देते हैं। फिर हमारे कुछ NGOs के साथ भी कुछ रेलेवेंस टू टर्म्स होते हैं, तो हम लड़कियों को इतना स्किल सिखा देते हैं कि वो फिर अपना आगे काम जो है फर्दर स्टार्ट कर दें। बिल्कुल सही। अच्छा वलीद, ये बताइएगा कि फोटोग्राफी आपका ऑब्वियसली पहली प्रायोरिटी है, सो किससे इंस्पायर हैं और किस जॉनरा में ज़्यादा आप फोटोग्राफी करना पसंद करते हैं? ये मैंने न्यूयॉर्क में स्टार्ट की थी एज अ पॉकेट मनी। मैंने वेडिंग शुरू की थी, तो वहाँ पर मैं बड़ा मैंने ऐसे ही शौक में शुरू किया और फिर वो मुझे एक मज़ा आने लग गया कि रोज़ इतने लोगों से मिलना और फिर डिफरेंट कॉन्टैक्ट्स बनते थे आपके। तो वो मेरी वेडिंग बेसिकली मेरा जो था वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। लेकिन जब से मैं पाकिस्तान मूव हुआ हूँ तो ऑब्वियसली कुछ उस तरह से मैं मैनेज नहीं कर पा रहा अभी तक वो वेडिंग्स को लेके, कि यहाँ पर कुछ मेरे वेडिंग्स उस तरह से नहीं और कुछ ब्लंडर्स हुए हैं हमारे से। तो अभी मैं फैशन की तरफ मूव कर रहा हूँ बेसिकली। तो हम लोग 2-4 ब्रांड्स हैं जिनके मैं नाम नहीं ले सकता, लेकिन उनके साथ अटैच हुए हैं हम लोग, उनको हम लोग सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं ऑलरेडी, और वो अच्छे बड़े ब्रांड्स हैं। बिल्कुल तो, सही। और कौन फैशन फोटोग्राफी में इंस्पायर करता है आपको? काफ़ी हैं, मैं किसी का इस तरह से तो नाम नहीं ले सकूँगा, लेकिन मैं देखता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। और फोटोग्राफी का ये है कि फोटोग्राफी में आपका नए से नया कुछ ना कुछ आप लाइटिंग कंडीशंस, वेदर कंडीशंस और ये वो तो एक्सपेरिमेंटल रहता है ये हर वक्त। तो मैं किसी एक को स्पेसिफिकली ये नहीं कर सकता कि मैं किसी एक से सीख रहा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कभी एक्टिंग का सोचा है आपने, इस फील्ड में जाने का भी कभी ऑफर हुई हो, बिकॉज नाउ इट्स रन इन योर फैमिली, कभी हुआ है? There's a funny thing, हमारी बेटी शी इज़ वर्किंग इन अ मूवी, तो वहाँ से स्टार्ट हो रहा है। वलीद को भी है, वलीद कहते हैं कि आई वांट टू, आई विल। आपकी बेटी? जी। अच्छा, माशाल्लाह। कितनी साल की? She's 7। अच्छा। हाँ, तो हमारे से तो नहीं कुछ अभी हुआ, वहाँ से कुछ चलना स्टार्ट अच्छा, हो वो गया। ऑलरेडी मूवी में वो काम कर रही है। ऑलरेडी शी इज़ वर्किंग। अच्छा। तो अभी वलीद भी कहते हैं कि मतलब अब मैंने भी करना है। मैंने कहा करें जी, आप दोनों करें। वेरी नाइस। सो इट्स अ होम प्रोजेक्ट या? Yes, it's a अ होम प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही। सो आपके काम में आपके अब्बू कितने सपोर्टिव रहे? बिकॉज होता है ना, बेटियों को ज़्यादा बाप की तरफ से लाड मिलता है और सपोर्ट मिलती है। हाउ मच ही वाज सपोर्टिव टुवर्ड्स यू? मैं बहुत छोटी थी, सो ही पास्ड अवे। सो मैंने अपने वालिद तो नहीं देखे, लेकिन मेरी वालदा की तरफ से हमेशा देयर वाज अ लॉट ऑफ सपोर्ट फॉर एवरीथिंग। और फिर जब मैं यहाँ पे आ गई तो वो जो मेरे वालिद का लैक ऑफ सपोर्ट रह गया था ना, वो मेरे फादर इन लॉ ने पूरा कर दिया। सो ही इज़ माशाल्लाह वेरी सपोर्टिव इन एवरीथिंग। अभी भी हम लोग काम करते हैं, मैं जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ती है कि मतलब आई नीड योर हेल्प, डैडी इज़ ऑलवेज अवेलेबल। तो वो जो मेरा एक थोड़ा सा था ना, वो इनकी फैमिली में आके कंप्लीट हो गया। बिल्कुल सही। तो आप भी दुक्ताचीनी करती हैं इनके काम पे? होता है ना कि हम दोनों अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी करते हैं एक दूसरे के काम में। कि तुमने यहाँ पे नहीं सही किया, मैं कहती हूँ आपने यहाँ सही नहीं किया, सो इट गोज़ ऑन एंड ऑन। बिल्कुल सही। अच्छा, आज की जो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है उसको आप कैसे देखते हैं? ऑब्वियसली हम बहुत अच्छे ड्रामाज अब दोबारा से बनाना शुरू हो गए हैं। इनफैक्ट बहुत सारे ममालिक में पसंद किया जा रहा है हमारा कंटेंट अब, और बहुत अच्छा इसके रिव्यूज़ आ रहे हैं। बट चूंकि आपकी पढ़ाई न्यूयॉर्क की है, ऑब्वियसली उधर के स्टैंडर्ड्स मुख्तलिफ हैं। आपका कोई विजन है, कोई गोल्स हैं जो चीज़ें आप यहाँ इनकॉर्पोरेट करना चाहते हैं? अच्छा, वो सेंस मैं अभी आपको बता रहा हूँ, मैं बिल्कुल एक लर्निंग फेज पे हूँ अभी मैंने टोटली मैंने अब्जॉर्ब भी नहीं किया हुआ कि यहाँ पर क्या कुछ चल रहा है, क्या कुछ नहीं चल रहा। और ये फनी बात है कि मेरा एक भाई बनाते हैं, अब्बा बनाते हैं, बहन बनाती है, लेकिन ऑनेस्टली मेरे पास ना ऑफिस में टीवी है ना मेरे पास रूम में टीवी है। अच्छा। मैं बिल्कुल भी नहीं कुछ देखता। तो वो मेरा एक प्रॉपर फील्ड ही मेरी एक और है। मैं बहुत ही उस तरह से काम करता हूँ कि मेरा एक ये प्रोजेक्ट है, बस मैंने ये कंप्लीट करना है, और मैं भी कंप्लीशन के बाद मैं अपना प्रोजेक्ट भी नहीं देखता। तो वो मेरा बिल्कुल ही, मैं इस चीज़ से ना थोड़ा सा, मुझे पोस्ट प्रोडक्शन का शौक है, मुझे आर्ट डायरेक्शन का शौक है, लेकिन मुझे उस तरह से नहीं है कि मैं एक्टिंग भी ऐसे ही मजाक में कभी मुंह से निकल जाए तो निकल जाए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस फील्ड के लिए हूँ। वेरी नाइस। अच्छा, अपने अब्बू का कौन सा प्रोजेक्ट बहुत पसंद है और सरमद का जो वाकई आपको बड़ा इंस्पायर करता हो या बहुत फेवरेट्स में से हो? एक इनका 2 थे बेसिकली। एक तो मैं जिसमें अब्बा भी थे, अब्बा एक्टर थे, और सरमद भाई का वो प्रोजेक्ट था, वो ओह के नाम से था।
तो एक वो याद है। एक और प्रोजेक्ट था आओ कहानी बुनते हैं, वो भी मुझे याद है। वो इस तरह के एक कहानी बड़ी पुरानी, ये 2-3 है जो मुझे अच्छे ये आर्ट को लेके थे और ये बड़े ट्रू टू रियलिटी टाइप ये शोज थे, तो मैंने ये वाले देखे हुए हैं। बिल्कुल सही। होता है कि वालिद साहब भी चाहते होते हैं कि मेरे इस बेटे में एक्टिंग आए, या चलिए सरमद तो ऑलरेडी नेचुरल बॉर्न थे, तो कभी उन्होंने आपको सिखाने की कोशिश की कि आप भी कर लें, या फिर कोई स्पेसिफिक गाइडलाइंस दी हो कि ये मैं जाने से पहले मैं करता होता था सर भाई के प्रोग्राम्स वगैरह, उनके शाशलिक था और ये 1-2 थे वो जिसमें मैंने एक्टिंग की हुई है। तो फिर मैं चले गया तो वो भी 12 साल का टाइम था, मैं वापस नहीं आया और ये तो वो काफ़ी तो मैं लैग कर गया वहाँ से ही। तो अब कभी कभार होती है बात, तो वो कहते भी है, मैं फिर उसको कुछ सीरियसली नहीं भी लेता, तो लेकिन इंशाल्लाह हू नोज़। बिल्कुल सही। अच्छा है, पाकिस्तान के अंदर मुझे पर्सनली ये लगता है कि वी आर वेरी वेल ट्रेन इन द फील्ड ऑफ ब्रिटिश, मतलब जब हम एस्थेटिक्स की और सैलून्स की बात करें, कितना ख्याल रखती हैं आप कि इट शुड बी वेरी कॉस्ट इफेक्टिव? या द थिंग इज, पहले लोग आते थे तो वी नीड टू टेल देम what is home care, what is night regime, what is day regime, but alhamdulillah now everyone is very well aware, right? तो अब लोगों को पता है कि उन लोगों ने काफ़ी चीज़ों को यूज़ करना है, सो पहले से अपना माइंड बना के भी आए होते हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह अगर हम लोग अपने लोकली भी देखें तो देयर सो मेनी प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्ट इफेक्टिव भी हैं और इजीली अवेलेबल भी हैं विद गुड रिजल्ट्स। तो अब हम लोग ज़रूरी नहीं है कि अगर हम लोगों ने अपनी स्किन को अच्छा रखना है, फॉर एग्जांपल अपने बालों को अच्छा रखना है, तो हम लोगों ने बहुत ज़्यादा अपनी कॉस्ट हाई करनी है। हमारी यहाँ मार्केट में बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि लोग उनको लेते भी हैं, यूज़ भी करते हैं, जिनको रिजल्ट्स भी बहुत अच्छे मिलते हैं। और अब मीडिया ने भी काफ़ी अवेयर कर दिया है हम लोगों को, यू नो वी हैव सो मेनी ऑप्शंस, सो नाउ कॉस्ट पे बहुत ज़्यादा वो नहीं है। और आप सबसे द बेस्ट थिंग जो मुझे अब अच्छी लगती है, पहले लोग आते थे तो वो कहते थे आप बताइए हमने क्या कराना है। नाउ दे ऑलरेडी नो व्हाट कैटेगरी दे हैव टू चूज, वो फिर चूज करते हैं अपने बजट तो ज़्यादा आसान हो जाता है, कई दफ़ा मुश्किल भी हो जाता है इतनी डिमांड्स को कैटर करना। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू फॉर योर टाइम, और इसी तरह ये लेगेसी कंटिन्यू रहे और आप लोग भी अच्छा काम करते रहे। हम एक ब्रेक की जाने बढ़ेंगे जनाब, और आपसे मिलेंगे एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जनाब, आपको एक मरतबा फिर से खुशामदीद कहते हैं। वैसे तो सबके हकूक़ होते हैं, शहरियों के हकूक़ पर भी हम बात करते हैं, बच्चों के हकूक़ पर भी बात करते हैं, लेकिन जानवरों के भी कुछ हकूक़ होते हैं। और ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, बल्कि अब तो सिविल सोसाइटी से ऐसे इंडिविजुअल्स मौजूद हैं जो कि पालतू जानवरों के हकूक़ क्या होंगे, वो तो वैसे ही घरों के अंदर रहते हैं, लेकिन जो सड़कों पे जानवर होते हैं उनके हवाले से भी बहुत काम कर रहे हैं, चाहे वो स्ट्रीट डॉग्स हों या कैट्स हों। मैं आपको मिलवाने जा रही हूँ हना मुजफ्फर शाह साहिबा से। 11 साल इनकी स्ट्रगल है, वो क्या करती हैं आइए देखते हैं। रिलैक्स 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 रिलैक्स। मेरा नाम हना मुजफ्फर शाह है और मैं फालतू से फालतू की CEO एंड डायरेक्टर हूँ। हमने ये काम अब से 11 साल पहले शुरू किया था, जिसके अंदर हम सड़क से बीमार जानवर, माजूर जानवर जो लोग छोड़ जाते हैं, फेंक जाते हैं, जिनको गोलियां मार दी जाती हैं, जहर दे दिया जाता है, उनको रेस्क्यू करके रिहैबिलिटेट करके अडॉप्ट करवाते हैं। हमारा शेल्टर है यहाँ पे जिसमें फ़िलहाल 70 जानवर हैं, और उसके अलावा अब तक हमने इतने सालों में कोई 1100 जानवर रेस्क्यू किया है, अडॉप्ट करवाया है, कुछ पाकिस्तान में, कुछ कनाडा और US के अंदर। मैं आपको थोड़ा सा इन जानवरों के बारे में बताती हूँ। हम इनको पालतूस कहते हैं। फालतू से पालतू में जो भी जानवर रेस्क्यू होकर आते हैं हम उनको पालतूस कहते हैं। और इसके अंदर जो यूजुअली हमारे पास जानवर है ना, उनकी किसी ना किसी की ट्रॉमा अब्यूज़ हिस्ट्री है। जैसे फॉर इंस्टेंस ये इधर अभी आपसे तो खैर जैसे ये दुनिया है, इनमें से अक्सर ये हैं जिनको
कुछ कोई जैसे ये बिल्लियाँ हैं, इनको पीछे वाले प्लॉट के अंदर कोई पानी में फेंक के चला गया था जब वो छोटे से बच्चे थे। ये बड़ी एक कॉमन प्रैक्टिस होती है, किटन्स को ड्राउन करके मार देते हैं। इसको नैरा को गाड़ी मार के चली गई थी और ये ब्लाइंड हो गई थी और इसका ये बाजू भी टूट गया था और तब से खैर इसकी विजन तो वापस आ गई है पर वो अभी भी ब्लाइंड है। सो ये सारे जानवर जो हैं इनकी किसी ना किसी की हिस्ट्री है एंड दे हैव सफर्ड एट द हैंड्स ऑफ ह्यूमंस। आयशु ऊपर आओ, आयशु आयशु आयशु। इसका नाम आइरिस है। इसकी टांग के अंदर कीड़े पड़ गए थे, किसी ने शिकार के लिए रखी हुई थी तो इसको फिर वो जहर का टीका लगवाने के लिए फेंक के चले गए थे एक यूएस जो हॉस्पिटल है। फिर हमने इसे वहाँ से रेस्क्यू किया था, इसीलिए इंसानों पे बोलती भी है क्योंकि इसके साथ इतना ज़्यादा जुल्म हुआ हुआ है। जानवरों में ना बहुत ज़्यादा इमोशंस होते हैं और वो उन इमोशंस को होल्ड ऑन करते हैं। अगर आप उन्हें प्यार दोगे तो वो प्यार देंगे, अगर आप उनके साथ जुल्म करोगे तो ऑब्वियसली वो फिर आपके साथ गुस्सा करेंगे, याद रखेंगे। ऐसे मैं 11 साल से रेस्क्यू कर रही हूँ और मुझे सबसे ज़्यादा मुश्किलात जिन चीज़ों में पेश आई है ना वो लोगों की सोच के अंदर है। मैंने जब शुरू किया था तो मैं 19 साल की थी, मुझे इस्लाम का भी इतना नहीं पता था, मुझे वैसे भी मॉरल एथिक्स इन सारी चीज़ों की इतनी नॉलेज नहीं थी। वो मैंने सीखा इस सब के साथ साथ और फिर मुझे पता लगा कि हमारा रिलीजन इटसेल्फ जानवरों के हकूक़ और उसकी मदद के लिए एडवोकेट करता है। पर अनफॉर्चुनेटली जो सोसाइटी में हम रहते हैं हमारे मुल्क के अंदर इस बात को समझना बहुत मुश्किल है और जो लोग भी इसमें काम करते हैं उनको यही कहा जाता है आप इंसानों की कोशिश मदद करें, जानवरों में क्या है। हालांकि इस्लाम में खुद कहा गया है कि जानवर की मदद करने का उतना ही सवाब है जितना एक इंसान की मदद करने का है और जानवर के साथ गलत करने का उतना ही गुनाह है जितना एक इंसान के साथ गलत करने का है। सो ये आइडियोलॉजी जो है ना ये सबसे बड़ा ऑब्स्ट्रक्शन है। और इसके अलावा ये कि ठीक है यहाँ पे इनकी मदद करने के लिए ऑलरेडी कम लोग हैं लेकिन इनके लिए मुश्किलात क्रिएट करने के लिए बहुत लोग हैं। इनको फजूल में बैठे हुए चलते फिरते मार जाएंगे, इन पर जुल्म करेंगे, इनको भूखा मारेंगे, इन्हें कहीं बैठने भी नहीं देंगे। तो ये जो सोच है ना ये किसी भी सोसाइटी के लिए किसी भी इंसान के लिए अच्छी नहीं है जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है। अच्छा, क्योंकि जब हमने काम शुरू जब से किया है तो ये हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, घर जिसके अंदर इनको रखा गया है एज पेट्स। तो ऑब्वियसली साथ में नेबर्स से सारा कुछ कंप्लेन होता है बट द पॉइंट इज़ दैट कि कहीं ना कहीं तो अकोमोडेट करना है ना। इन जानवरों को हम सड़कों पे भी नहीं रहने देते, इनके घरों के आगे बैठते हैं तो इनको प्रॉब्लम्स होती हैं, पत्थर मारते हैं, गोलियां मरवा देते हैं, फिर कोई घर में रखता है तो तब भी प्रॉब्लम होती है। तो पॉइंट इज़ दैट ये सिचुएशंस जो है ना ये इसलिए होती हैं बिकॉज हमारे यहाँ पे जहालत बहुत ज़्यादा प्रिवेल करती है और हम रियलाइज़ नहीं करते कि अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो है जानवर और इंसानों के लिए शेयर करने के लिए बनाई है जिसको को एग्जिस्टेंस कहा जाता है और पूरी दुनिया इसके बारे में बात करी है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में भी ये बात समझना थोड़ा सा मुश्किल है। सो वी नीड टू को एग्जिस्ट विद एनिमल्स आइदर ऑन द रोड्स। अगर आप रोड्स पे नहीं रखोगे तो ऑब्वियसली इनके लिए इस तरह की स्पेसेस बनेंगी जहाँ पे उन्हें रखना है, फिर देन यू हैव टू बेयर विद इट। ये जानवर सिर्फ मेरी, आपकी या किसी एक दो इदारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ये आपकी एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको पूरा करना ज़रूरी है। आपने अक्सर सुना होगा कि कहा गया है कि इंसान अशरफुल मखलूकात है। वो इसलिए नहीं कहा गया कि उसको हर चीज़ पे बर्तरी हासिल है तो वो इस दुनिया पे खुदा बन के फिरेगा। वो इसलिए कहा गया है क्योंकि उसे बाकी हर चीज़ की, पौधों की, जानवरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे के भेजा गया है और उसने उसका ध्यान रखना है। सो आई वुड रियली रिक्वेस्ट दैट पीपल शुड प्ले अ रोल initiatives like this, either they are for people, for animals, for plants, for the environment, for whatever it is, because ये आपकी social responsibility है and they are dependent on you. So थोड़ा सा patient हो। अगर अल्लाह ने आपको इस दुनिया में हिस्सा दिया है तो अल्लाह की ही इसी दुनिया में उसकी मखलूक को भी हिस्सा दें। जैसे कि यहाँ पे कुत्तों को मार देना सड़कों पे बहुत नॉर्मल प्रैक्टिस समझी जाती है, जहर डाल के गोली मार के, तो उसकी कम से कम 2 से 6 साल सज़ा है अगर आप पे FIR हो जाती है। तो इस तरह की इन्फॉर्मेशन जानना और बाकियों को बताना ज़रूरी है और ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आपके मज़हब ने, आपके मुल्क ने, आपके कानून ने इन सब को राइट्स दिए हुए हैं और आपको भी उनको रिस्पेक्ट करना उतना ही इम्पोर्टेंट है। ये जूलियट है, ये बाउबिला है, ये विलो है। नायरा, फीलिक्स इधर आ जाओ तुम।
गुड मॉर्निंग पब्लिक के सेगमेंट माइंड्स एंड मैटर्स के थ्रू मेरा आप सबके लिए यही पैगाम है कि आप एनिमल राइट्स को अपनी रिलीजियस और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के प्लीज़ फुलफिल करें और एनिमल्स को इस दुनिया में और अपने लाइफस्टाइल के अंदर उनका ड्यू हिस्सा लाजमी दें, उनका ध्यान रखें, उन पर जुल्म ना करें और उन पर होते हुए जुल्म के खिलाफ अपनी आवाज़ उठाएं। थैंक यू। वेलकम बैक जनाब। अब कुछ खेल की बात हो जाए और 24 नवंबर को एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट है जनाब। वो इवेंट एहतजाज ही नहीं है लेकिन क्रिकेट से रिलेटेड ये खबर है। पाकिस्तान तमवक्किला जिम्बाब्वे वनडे सीरीज़ है जनाब और दोनों टीमों के दरमियान ये जो पहला वनडे है 24 नवंबर को खेला जाएगा और ग्रीन शर्ट्स पुरअज़्म है। कितनी तैयारी है ग्रीन शर्ट्स की इस मैच के लिए और कौन कौन इस टीम में शामिल होगा, अरसलान खोकर से जानते हैं। स्पोर्ट्स एनालिस्ट मेरे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया अरसलान आपका। कैसे एनालाइज करेंगे, टीम की तैयारी मुकम्मल है और जो कॉम्बिनेशन अब बनने जा रहा है इसके लिए वो फेवरेट आपको नजर आ रहा है टीम का? थैंक यू इकरा जी। टीम की बस तैयारी तो जाहिर मुकम्मल है। पहले ही टीम दौरे पर है, बड़े लंबे दौरे पर है। ऑस्ट्रेलिया में खेले हमने 3 वनडे मैचेस और 3 T20 मैचेस। कमोबेश वही टीम होगी, थोड़े नए प्लेयर्स को ज्यादा मौका मिल जाएगा। वनडे में शायद सीनियर्स और जूनियर्स का कॉम्बिनेशन हो, लेकिन T20 में मुकम्मल तौर पर कैप्टन भी शायद आपको नया दिखने को ही मिले और वो सलमान अली आगा होंगे। सलमान अली आगा पर भी अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन्हें भी खुद को प्रूव करना है। बहरहाल कम बैक टू द पॉइंट के अभी वनडे है, 50 ओवर्स गेम है। 50 ओवर्स गेम में हमने देखा कि हारिस एक प्लेयर था जिसने पूरे ऑस्ट्रेलियन सीरीज का शो जो है वो क्लिंच किया और बहुत शानदार खेले हारिस। और दूसरी तरफ के साथ खेलने वालों में अगर बैटिंग में देखा जाए तो हमारी बैटिंग लाइनअप ने कोई बहुत बड़ा कमाल नहीं किया था, लेकिन जो कि स्कोर कम थे वनडे में ऑस्ट्रेलिया की मैं बात कर रहा हूँ, इसलिए कि मवाजना करना चाहिए दूसरी टीम के साथ। तो बाबे कदरे ऑस्ट्रेलियन टीम के मुकाबले में वैसी टीम तो नहीं है, लेकिन भारत उसके बाद कोई भी टीम जब ग्राउंड में उतर जाती है तो फिर खतरनाक हो जाती है। हम तो बांग्लादेश को भी समझते थे हमें कभी नहीं हरा सकती, तो वो आपके घर में आके आपको 2 टेस्ट मैचेस हरा गई। तो ऑस्ट्रेलियन टीम में नए लड़के भी थे। पहले 2 मैचेस उनके जो है वो सीनियर टीम ने खेले, लेकिन लास्ट मैच जूनियर टीम ने खेला। वहां एज जरूर था पाकिस्तान के पास, पर पाकिस्तान अच्छा खेला। लो स्कोरिंग मैच थे इसलिए ज्यादा मसला नहीं हुआ। थोड़ा सा हाई स्कोरिंग T20 हुआ तो हमारी बैटिंग की कलई खुल गई। फिर पता चल गया हमें कि हमारी बैटिंग लाइनअप जो है वो उस तरह परफॉर्म नहीं कर रही। यहाँ पर अब जिम्बाब्वे की एक चीज अच्छी है कि आप ऑस्ट्रेलिया जैसे सेटअप के सामने नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया का कोई नया प्लेयर भी आता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग डोमेस्टिक सर्किट से आता है और वो डोमेस्टिक सर्किट में इतने जबरदस्त तरीके से तैयार हो चुका होता है कि वो रेडी होता है अपनी नेशनल टीम को सर्व करने के लिए। उनकी ए टीम बहुत शानदार है, उनकी अंडर 19 बहुत जबरदस्त है, उनकी अंडर 17 सेटअप बहुत जबरदस्त है और वो बड़े स्ट्रॉन्ग तरीके से अपने प्लेयर को ऊपर लाते हैं। उन्हें कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी एक ने बिग बैश में स्कोर कर लिया तो उसको डायरेक्टली टीम में डाल दे, वहां ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल सही। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तो T20 सीरीज में नाकामी हुई है, आपको लगता है कौन से चेंजेस वाकई होने चाहिए इस टीम के अंदर जो शायद वो ना करे? देखिए, बहुत से लोगों का ख्याल है कि बाबर आजम को T20 का हिस्सा नहीं होना चाहिए, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि बाबर आजम के T20 का हिस्सा नहीं होता तो फिर आपको इतना स्पेशलिस्ट और इतना तगड़ा कोई बैट्समैन खिलाना पड़ेगा T20 में जो बाबर आजम फेस की रिप्लेसमेंट जो वनडे में बाबर आजम पूरे जस्टिफाई करती है अपनी जगह को और थोड़ा सा टाइम होता है, कभी प्लेयर पर अच्छा टाइम नहीं होता। पर आप देखिए जिम्बाब्वे सीरीज तो हमारे लिए कोई बहुत मुश्किल या बहुत तरने वाला भी नहीं होगी, लेकिन मुश्किल सीरीज नहीं होगी जिम्बाब्वे। उसमें नए प्लेयर्स को भरपूर मौका मिल जाएगा, अगर हारे जीते कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पर आगे आने वाली जो सीरीज है उसमें अफ्रीका सीरीज बड़ी इंपॉर्टेंट है और फखर जमान की वापसी होती जा रही है साउथ अफ्रीका से, क्योंकि हमने देखा कि साइम अयूब और अब्दुल्ला शफीक इन दोनों तकरीबन 18 मैचेस में एक साथ में मुख्तलिफ फॉर्मेट्स की बात उसमें टेस्ट भी है 18 फॉर्मेट्स में एक साथ उन्होंने बैटिंग की। उसमें से सिर्फ अभी तक 1-2 मैचेस ऐसे गुजरे
जिसमें जोड़ी ने थोड़ा सा 50 स्कोर किया है, और ये बहुत ज्यादा प्रेशर है इस जोड़ी पर भी कि इनमें से भी किसी एक की रिप्लेसमेंट करे। पर साइम अयूब ने जब स्कोर किया तो हमने T20 में उन्हें जहाज में बिठा के वापस भेज दिया, T20 खेलने ही नहीं दिए। और अब साइम अयूब इस टूर का हिस्सा तो अभी नहीं है, लेकिन साइम अयूब अब जो अगले टूर्स हैं उसमें फिर वो अपना जरूर उनको शोकेस करना पड़ेगा टैलेंट पर। देखिए सलमान अली आगा हो गए, हसीबुल्ला हो गए, हसनैन हो गए, जिन्हें अभी अपने आप को उस तरह प्रूव करना है कि वो टीम का हिस्सा बने। फिर कामरान गुलाम हो गए, कामरान गुलाम को फॉर्चुनेट है वो कि उन्हें एक ही मैच खेलने को मिला ऑस्ट्रेलिया वनडे के अगेंस्ट, क्योंकि अगले 2 मैचेस में 4 खिलाड़ियों से ऊपर तक की बारी ही नहीं आई, बाबर रिजवान तक की बारी रही और फिर विकेट से इतनी लॉस नहीं हुई तो बचत हो गई। लेकिन T20 में जहां सारे खिलाड़ियों को बाशमूल हसीबुल्ला मौका मिला, इरफान खान नियाजी को मौका मिला और हमारे ओपनर सबको मौका मिला, इवन बाबर और रिजवान को मिला, वहां पर बैटिंग लाइनअप बड़ी बुरे तरीके से फ्लॉप हुई। पर चूंकि मैं जिम्बाब्वे की बॉलिंग को कंपेयर नहीं करता हूँ ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग के साथ, और वो वहां भी नए और कुछ 3 एक सीनियर प्लेयर्स होंगे, बाकी नए प्लेयर्स होंगे, वहां भी ये कॉम्बो है सीनियर और जूनियर का, बल्कि जूनियर थोड़े ज्यादा होंगे। हमारा भी कॉम्बो ऐसा ही है। हमारी एज ये होना चाहिए कि हमारा, अगर तो हम समझते हैं कि हमारा डोमेस्टिक सर्किट बहुत शानदार है और हमारे पास डोमेस्टिक सर्किट से आने वाला लड़का पाकिस्तान को सर्व करने को रेडी है, तो फिर शो करें, जिम्बाब्वे के अगेंस्ट चले। ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट तो हम कहते हैं जी कि ऑस्ट्रेलियन सीरीज हमेशा से कैप्टन और प्लेयर को खा जाने वाली सीरीज होती है, लेकिन जिम्बाब्वे सीरीज ऐसी नहीं होती। जिम्बाब्वे सीरीज में बहुत अच्छा मौका है पाकिस्तान के पास, उनके भी नए प्लेयर्स हैं और आप देखें उनके बहुत सारे प्लेयर्स ऐसे हैं जिनका नाम भी लोग नहीं जानते, वो भी नए प्लेयर्स हैं। आप रजा की बात कर लें, वो एक इतना मुस्तनद प्लेयर है कि उसके सर पे पूरी जिम्बाब्वे खेल रही है इस टाइम, और उनका सरप्राइज हो सकता है। मुजर रब्बानी बड़ा शानदार बॉलर है। चलिए जी, आप जो मर्जी कॉम्बिनेशन रखे, पाकिस्तानियों को तो इस बात से लिंक है कि जनाब जीत होनी चाहिए आफ्टर द फॉल ऑफ इन T20 मैचेस अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। तो हम उम्मीद यही करते हैं जनाब। बहुत शुक्रिया आपका सर, अरसलान साहब, हमें इतना प्रोफाउंड एनालिसिस देने के लिए, और इसी दुआ के साथ कि 24 को ये मैच पाकिस्तान जीत जाए और 24 को हालात भी ठीक रहें, क्योंकि एहतजाज की कॉल दे दी है, हुकूमत ने भी कह दिया है जनाब कि किसी तरह आपको एहतजाज नहीं करने देना। ये वाला मैच क्या रिजल्ट इख्तियार करेगा ये तो हमें 24 को ही पता चलेगा। आप बहरहाल वीकेंड पे अपना ख्याल रखिए और आपसे हम मिलेंगे दोबारा अगले हफ्ते पीर के रोज़ नई सुबह के साथ और नई बातों के साथ। अल्लाह हाफिज़।